प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज की सच्चाइयों, नैतिक संघर्षों और मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, सामाजिक अन्याय और चरित्र की दृढ़ता का सजीव चित्रण मिलता है। रियासत का दीवान उनकी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें कर्तव्य, ईमानदारी और न्याय की भावना को केंद्र में रखा गया है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र को उजागर करती है जो सत्ता और स्वार्थ के बीच भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता। प्रेमचंद की लेखनी इस कहानी में समाज को नैतिकता और जिम्मेदारी का संदेश देती है। अब प्रस्तुत है रियासत का दीवान कहानी। रियासत का दीवान। प्रेमचंद। मिस्टर मेहता उन बदनसीबों में से थे जो अपने आका को खुश नहीं रख सकते। वो दिल से अपना काम करते थे, बड़ी यकसुई और जिम्मेदारी के साथ, और ये भूल जाते थे कि वो काम के तो नौकर हैं ही, अपने आका के नौकर भी हैं। जब उनके दूसरे भाई दरबार में बैठे खुशगप्पियां करते, वो दफ्तर में बैठे कागजों से सर मारते, और इसका नतीजा था कि जो आका परवर थे उनकी तरक्कियां होती थीं, इनाम व इकराम पाते थे, और ये हजरत जो फर्ज परवर थे रांदा दरगाह समझे जाते थे और किसी न किसी इल्जाम में निकाल लिए जाते थे। जिंदगी में तल्ख तजुर्बे उन्हें कई बार हुए थे, इसलिए जब अब की राजा साहब सत्या ने अपने यहाँ एक मुअज्जिज ओहदा दे दिया तो उन्होंने अहद कर लिया था कि अब मैं भी आका का रुख देखकर काम करूंगा और उनकी मिजाजदारी को अपना शियार बनाऊंगा। लगन के साथ काम करने का फल पा चुका, अब ऐसी गलती न करूंगा। 2 साल भी ना गुजरे थे कि राजा साहब ने उन्हें अपना दीवान बना लिया। एक मुख्तार रियासत की दीवानी का क्या कहना। तनख्वाह तो बहुत कम थी, मगर इख्तियारात गैर महदूद। राजा साहब अपने सैर व शिकार और ऐशो नशात में मसरूफ रहते थे। सारी जिम्मेदारी मिस्टर मेहता पर थी। रियासत के हुक्काम उनके सामने सरे नियाज खम करते, रुअसा नजराने देते, तुज्जार सजदे बजा लाते, यहाँ तक कि रानियां भी उनकी खुशामद करती थीं। राजा साहब भी बदमिजाज आदमी थे और बदजबान भी, कभी कभी सख्त सुस्त कह बैठते, मगर मेहता ने अपने वतीरा बना लिया था कि सफाई या उज्र में एक लफ्ज भी मुंह से न निकालते, सब कुछ सर झुकाकर सुन लेते। राजा साहब का गुस्सा फरो हो जाता। गर्मियों के दिन थे, पॉलिटिकल एजेंट का दौरा था। रियासत में उनके खैर मकदम की तैयारियां हो रही थीं। राजा साहब ने मिस्टर मेहता को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि साहब बहादुर यहाँ से मेरा कलमा पढ़ते हुए जाएं। मेहता ने सर उठाकर कहा, कोशिश तो ऐसी ही कर रहा हूं अन्नदाता। मैं कोशिश नहीं चाहता जिसमें नाकामी का पहलू भी शामिल है, कतई वादा चाहता हूं, ऐसा ही होगा। रुपए की परवाह मत कीजिए, जो हुक्म। किसी की फरियाद या शिकायत पर कान न दीजिए, जो हुक्म। रियासत में जो चीज है वो रियासत की है, आप उसका बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हुक्म। उधर तो पॉलिटिकल एजेंट की आमद थी, इधर मिस्टर मेहता का लड़का जयकृष्ण गर्मियों की तातील में घर आया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक बार 1932 में कोई तकरीर करने के जुर्म में 6 महीने जेल हो आया था और तब से किसी कदर खुद सर हो गया था। मिस्टर मेहता के तकर्रुर के बाद जब रियासत में वो पहली बार आया था तो राजा साहब ने बड़ी बेतकल्लुफी से बातें की थी। उसे अपने साथ शिकार खेलने के लिए ले गए थे और रोजाना उसके साथ खेलते थे। जयकृष्ण राजा साहब के कौम परवराना ख्यालात से मुतासिर हुआ था। उसे मालूम हुआ था कि राजा साहब सच्चे मुहिब्बे वतन ही नहीं, इनकलाब के हामियों में से हैं। रूस और फ्रांस के इनकलाब पर दोनों में खूब मुबाहिसे हुए, लेकिन अब की यहाँ उसने कुछ और ही रंग देखा। इलाके के हर एक काश्तकार और जमींदार से इस तकरीब के लिए जबरन चंदा वसूल किया जा रहा था। रकम का तायुन दीवान साहब करते, वसूल करना पुलिस का काम था। फरियाद और एहतजाज की मुतलक सुनवाई न होती थी। हजारों मजदूर सरकारी इमारतों की सफाई, सजावट और सड़कों की मरम्मत में बेगार थे। बनियों से रसद जमा की जा रही थी। सारी रियासत में वावेला मचा हुआ था। जयकृष्ण को हैरत हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। राजा साहब के मिजाज में इतना तगय्युर कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा साहब को इन जबरदस्तियों की खबर न हो और इन्होंने जिन तैयारियों का हुक्म दिया, हवास की तामील में कार परदाजियों की जानिब से इस सरगर्मी का इजहार किया जा रहा हो। रात भर तो उसने जब्त किया और दूसरे दिन सुबह ही उसने दीवान साहब से पूछा, आपने राजा साहब को इन ज्यादतियों की इत्तला नहीं दी? मिस्टर मेहता रियाया परवर आदमी थे। उन्हें खुद इन बेउनवानियों से कोफ्त हो रही थी, मगर हालात से मजबूर थे। बेकसाना अंदाज से बोले,
राजा साहब का यही हुक्म है तो क्या किया जाए। अब तो आपको ऐसी हालत में किनारा कश हो जाना चाहिए था। आप जानते हैं ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो रही है। रियाया आप ही को मुजरिम समझती है। मैं मजबूर हूँ। मैंने अहलकारों से बार बार किनायतन कहा है कि जरूरत से ज्यादा सख्ती न की जाए, लेकिन हर एक मौके पर मैं मौजूद तो नहीं रह सकता। अगर ज्यादा मुदाखलत करूं तो शायद अहलकार मेरी शिकायत राजा साहब से कर दें। अहलकार ऐसे ही मौकों के मुंतजिर रहते हैं। उन्हें तो आवाम के लूटने का कोई बहाना चाहिए। जितना सरकारी खजाने में दाखिल करते हैं उससे ज्यादा अपने घर में रखते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जयकृष्ण का चेहरा सुर्ख हो रहा था। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मिस्टर मेहता हमदर्दाना लहजे में बोले, बेशक मेरे लिए मुनासिब तो यही था, लेकिन जिंदगी में इतने धक्के खा चुका हूँ कि अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। मैंने तय कर लिया है कि मुलाजिमत में ज़मीर को बेदाग नहीं रख सकता। नेक व बद, फर्ज और ईमानदारी के झमेलों में पड़कर मैंने बहुत से तल्ख तजुर्बे हासिल किए। मैंने देखा कि दुनिया दुनियादारों के लिए है जो मौका और महल देखकर काम करते हैं। उसूल परस्तों के लिए दुनिया मुनासिब जगह नहीं है। जयकृष्ण ने पूछा, मैं राजा साहब के पास जाऊं? मेहता ने इस सवाल का जवाब न देकर पूछा, क्या तुम्हारा ख्याल है राजा साहब को इन वाकयात की इल्म नहीं? कम से कम उन पर हकीकत तो रोशन हो जाएगी। मुझे खौफ है तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा कलमा न निकल जाए जो महाराज की नाराजगी का बायस हो। जयकृष्ण ने उन्हें यकीन दिलाया कि इसकी जानिब से कोई ऐसी हरकत सरजद न होगी, मगर उसे क्या खबर थी कि आज के महाराज साहब वो नहीं है जो आज से 1 साल कबल थे। मुमकिन है पॉलिटिकल एजेंट के रुखसत हो जाने के बाद हो जाए। उनके लिए आज़ादी और इनकलाब की गुफ्तगू भी इसी तरह तफरी का बायस थी जैसे कत्ल और डाका की वारदातें या बाजार हुस्न की दिलावेज खबरें। इसलिए जब उसने महाराज की खिदमत में इत्तला कराई तो मालूम हुआ कि उनकी तबीयत इस वक्त नासाज है। लेकिन वो लौट ही रहा था कि महाराज को ख्याल आया शायद उससे फिल्मी दुनिया की ताज़ा खबरें मालूम हो जाएं। उसे बुला लिया और मुस्कुराकर बोले, तुम खूब आए भाई। कहो तुमने एमसीसी का मैच देखा या नहीं? मैं तो इन परेशानियों में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि हिल ना सका। अब तो यही दुआ कर रहा हूँ कि किसी तरह एजेंट साहब खुश रुखसत हो जाएं। मैंने जो तकरीर तैयार करवाई है जरा तुम भी देख लो। मैंने उन कौमी तहरीकों की खूब खबर ली है और हरिजन तहरीक के भी छींटे उड़ा दिए हैं। जयकृष्ण ने एतराज किया, लेकिन हरिजन तहरीक से सरकार को भी इत्तेफाक है, इसीलिए उसने महात्मा जी को रिहा कर दिया और जेल में भी उन्हें इस तहरीक के मुताल्लिक लिखने पढ़ने की कामिल आज़ादी दे रखी है। राजा साहब ने आजिमम तबस्सुम के साथ कहा, तुम इन रमूज से वाकिफ नहीं हो। ये भी सरकार की एक मसलहत है। दिल में गवर्नमेंट खूब समझती है कि बिलाखिर ये तहरीक भी कौम में हैजान पैदा करेगी और ऐसी तहरीकों से फितरतन कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। सरकार इस कैफियत को बड़े गौर से देख रही है। लॉयल्टी में जितनी सरगर्मी का इजहार करो, चाहे वो हिमाकत के दर्जा तक ही क्यों ना पहुंच जाए, सरकार कभी बुरा न मानेगी। इसी तरह जैसे शुअरा की मुबालगा आमेज मध्य सराइयाँ हमारी खुशी का बायस होती हैं, चाहे उनमें तज़हीक का पहलू क्यों ना हो। हम उसे शायर समझें, अहमक भी समझ सकते हैं, मगर उनसे नाराज नहीं हो सकते। वो जितना भी मुबालगा करे उतना ही हमारे करीब आ जाता है। राजा साहब ने अपने खुतबे की एक खूबसूरत कापी मेज की दराज से निकालकर जयकृष्ण के हाथ में रख दी, मगर जयकृष्ण के लिए अब इस तकरीर में कोई दिलचस्पी न थी। अगर वो मौका शनास होता तो जाहिरदारी के लिए ही इस तकरीर को बड़े गौर से देखता, इस इबारत आराइयों की दाद देता, उसका मुवाजना महाराजा साहब बीकानेर या पटियाला की तकरीरों से करता, मगर अभी वो उन कूचों से नाआशना था। जिस चीज़ को बुरा समझता था उसे बुरा कहता था, जिस चीज़ को अच्छा उसे अच्छा, बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहना अभी उसे न आया था। उसने तकरीर पर सरसरी निगाह डाली और मेज़ पर रख दिया और अपनी आज़ादी का बिगुल बजाते हुए बोला, मैं इन उक्दों को क्या समझूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुक्काम पक्के नब्ज़ शनास होते हैं और तसन्नो से मुतलक मुतासिर नहीं होते, बल्कि इससे इंसान उनकी नज़रों में और भी गिर जाता है। अगर पॉलिटिकल एजेंट को मालूम हो जाए कि उसके खैर मकदम के लिए रियाया पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं तो शायद यहाँ से खुश होकर न जाएगा। फिर एजेंट की खुशनुदी आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है, रियाया को इससे नुकसान ही होगा। राजा साहब दीगर फरमा रवाओं की तरह अपने से ज्यादा ताकतवरों के सामने तो इनकिसार के पुतले थे, लेकिन कमजोरों की जानिब से नुक्ताचीनी उन्हें मुतलक बर्दाश्त न थी। उनके गुस्से की इब्तिदाई सूरत जिरह होती थी, फिर इस्तिदलाल का दर्जा आता था जो फौरन तरदीद की सूरत इख्तियार कर लेता था। इसके बाद वो जलजले की हरकतों में नमूदार होता। सुर्ख तिरछी आंखों से देखते हुए बोले, क्या नुकसान होगा, जरा सुनो।
जयकृष्ण समझ गया कि गुस्से की मशीन गन गर्दिश में आ गई। संभल कर बोला, इसे आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। नहीं, मैं इतना जूद फहम नहीं हूँ। आप बुरा मान जाएंगे। क्या तुम समझते हो कि मैं बारूद का ढेर हूँ? बेहतर हो अगर आप ये सवाल मुझसे न करें। तुम्हें बतलाना पड़ेगा। और इज़्तिराबी तौर पर उनकी मुट्ठियां बंध गईं, फौरन उसी वक्त। जयकृष्ण पर रौब क्यों तारी होने लगा। बोला, आप अभी पॉलिटिकल एजेंट से डरते हैं। जब वो आपका ममनून हो जाएगा तब आप मुतलकुल अनान हो जाएंगे और रियाया की फरियाद सुनने वाला कोई न रहेगा। राजा साहब शोला बार आंखों से ताकते हुए बोले, मैं एजेंट का गुलाम नहीं हूं कि उससे डरूं। बिल्कुल कोई वजह नहीं है। मैं एजेंट की महज इसलिए खातिर करता हूं कि वो शहंशाह का कायम मकाम है। मेरे और शहंशाह के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। महज आईने सल्तनत की पाबंदी कर रहा हूँ। मैं विलायत जाऊं तो इसी तरह हिज मैजेस्टी भी मेरी तवाज़ो तकरीम करेंगे। मैं डरूं क्यों? मैं अपनी रियासत का खुद मुख्तार राजा हूँ, जिसे चाहूँ फांसी दे सकता हूँ। मैं किसी से क्यों डरने लगा? डरना बुज़दिलों का काम है। मैं खुदा से भी नहीं डरता। डर क्या चीज़ है, ये मैं आज तक न जान सका। मैं तुम्हारी तरह कॉलेज का गैर जिम्मेदार तालिब इल्म नहीं हूँ कि इनकलाब और आज़ादी की सदा लगाता फिरूं। हालांकि तुमने इन चीज़ों का महज अभी नाम सुना है, इसके खूनी मनाजिर आंखों से नहीं देखे। तुम खुश होगे अगर मैं एजेंट से पंजा आजमाई करूं। मैं इतना अहमक नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ। रियाया की हालत का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा इल्म है। मैं शादी और गम में उनका शरीक और हमदर्द रहा हूँ। उनसे जो मोहब्बत हो सकती है वो तुम्हें कभी नहीं हो सकती। तुम मेरी रियासत में इनकलाब के ख्वाब दिखाकर गुमराह नहीं कर सकते। तुम मेरी रियासत में फसाद और शोरिश के बीज नहीं बो सकते। तुम्हें अपनी जुबान पर खामोशी की मोहर लगानी होगी। आफताब मगरिब में डूब रहा था और उसकी किरणें मेहराब के रंगीन शीशों से गुजरकर राजा के चेहरे को और गजबनाक बना रही थीं। उनके बाल नीले हो गए थे, आंखें जर्द थीं, चेहरा सुर्ख और जिस्म सब्ज हो गया। मालूम होता था कि दूसरी दुनिया की हैबतनाक मखलूक है। जयकृष्ण की सारी इनकलाब पसंदी गायब हो गई। राजा साहब को इतने तैश में उसने कभी न देखा था, लेकिन इसके साथ उसका मर्दाना वक़ार इस ललकार का जवाब देने के लिए बेताब हो रहा था। जैसे इल्म का जवाब इल्म है, वैसे ही गुस्सा है जब वो रौब, खौफ, लिहाज और अदब की बंदिशों को तोड़कर बदमस्त होकर बाहर निकलता है, फिर चाहे वो इस मदमस्ते में सरनिगू ही क्यों ना हो जाए। उसने भी राजा साहब को मजरूह नज़रों से देखकर कहा, मैं अपनी आंखों से ये जुल्म व सितम देखकर खामोश नहीं रह सकता। राजा साहब ने दांत पीस कर कहा, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। हर जी होश इंसान को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक है। आप मुझे इससे महरूम नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी जेल में बंद कर सकता हूँ। आपको उसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। मैं आपकी रियाया नहीं हूँ। उसी वक्त मिस्टर मेहता एक वहशत के आलम में कमरे में दाखिल हुए और जयकृष्ण की तरफ कहर की आंखों से देखकर बोले, कृष्णा, निकल जा यहाँ से नाखल्फ। तुझे खबर है तो किससे जबान दराजी कर रहा है? अभी मेरी नजरों से दूर हो जा। एहसान फरामोश कहीं के। जिस थाल में खाता है उसी में सुराख करता है। दीवाना, अगर अब जबान खोली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जयकृष्ण एक लम्हा तक मेहता के गजबनाक चेहरे को हिकारत आमेज नजरों से देखता रहा और तब फातिहाना गुरूर से अकड़ता हुआ दीवान खाने से निकल गया। राजा साहब ने कोच पर लेटकर कहा, चुगड़ आदमी है, इंतहाई दर्जे का चुगड़। मैं नहीं चाहता कि ऐसा खतरनाक आदमी मेरी रियासत में एक लम्हा भी रहे। तुम उससे जाकर कह दो कि इसी वक्त यहाँ से निकल जाए, वरना उसके हक में अच्छा ना होगा। मैं खुद सर की गोशमाली करना जानता हूँ। मैं महज आपकी मुरव्वत से इतना तहम्मुल कर गया, वरना इसी वक्त उसकी फितना अंगेजियों का खातिमा कर सकता था। आपको इसी वक्त फैसला करना होगा, यहाँ रहना है कि नहीं। अगर रहना मंजूर है तो तुलुए सहर से कब्ल उसे मेरे कलम रौ से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना आप हिरासत में होंगे और आपका मालो असबाब जब्त कर लिया जाएगा। मिस्टर मेहता ने खतावाराना अंदाज से कहा, आज ही इरशाद की तामील करूंगा। राजा साहब ने आंखें निकाल कर कहा, आज नहीं, इसी वक्त। मिस्टर मेहता ने जिल्लत को निगल कर जवाब दिया, इसी वक्त निकाल दूंगा। राजा साहब बोले, अच्छी बात है, तशरीफ ले जाइए और आध घंटा के अंदर मुझे इत्तला दीजिए। मिस्टर मेहता घर चले तो उन्हें जयकृष्ण पर बेइंतहा तैश आ रहा था। अहमक, चला है आज़ादी का राग अलापने। अब बच्चे को मालूम होगा ये राजे किस आवो गिल के बने होते हैं। मैं उसके पीछे दुनिया में रुस्वा और जलील नहीं हो सकता। वो खुद अपने फ़ैल का खमियाजा उठाए। ये बेउनवानियाँ मुझे बुरी लगती हैं। जब किसी बात का इलाज मेरे इम्कान में नहीं तो उसी एक मामला के पीछे क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ।
घर में कदम रखते ही उन्होंने करख्त लहजे में पुकारा, जय कृष्ण। जय कृष्ण अभी तक घर ना आया था। सुजाता ने कहा, वो तो तुमसे पहले ही राजा साहब से मिलने गया था, तब से कब आया? बैठा गपशप कर रहा होगा। उसी वक्त एक सिपाही ने एक रुक्का लाकर उनके हाथ पर रख दिया। मेहता ने पढ़ा, इस जिल्लत के बाद मैं इस रियासत में एक लम्हा भी गवारा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ आपको अपना ओहदा और एजाज़ अपने ज़मीर से ज़्यादा अजीज़ है। आप शौक़ से रहें, मैं फिर इस रियासत में कदम न रखूँगा। अम्मा जी से मेरा प्रणाम कहिएगा। मिस्टर मेहता ने पुर्जा बीवी के हाथ पर रख दिया और मायूसाना अंदाज से बोले, इस लौंडे को न जाने कब अकल आएगी। जाकर महाराजा साहब से उलझ पड़ा। वो तो ये कहूँ मैं पहुँच गया, वरना राजा उसी वक्त उसे हिरासत में ले लेते। ये खुद मुख्तार राजे हैं, उन्हें किसी का खौफ नहीं। अंग्रेज़ी सरकार भी तो उन्हीं की सुनती है। मगर बहुत अच्छा हुआ, बच्चे को सबक मिल गया। अब मालूम हो गया होगा कि दुनिया में किस तरह रहना चाहिए और अपने जज्बात पर काबू ना रखने का क्या नतीजा होता है। मैं ये तमाशा बहुत देख चुका और इन खुराफात के पीछे अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। उसी वक्त वो राजा साहब को इस वाक़ये की इत्तला देने चले। एक लम्हे में सारी रियासत में ये खबर मशहूर हो गई। जय कृष्ण अपनी गरीब दोस्ती के बायस अवाम में बहुत मकबूल था। लोग बाज़ारों में और चौरस्तों पर खड़े होकर इस वाक़ये पर रायज़नी करने लगे। अजी वो आदमी नहीं था भाई मेरे, किसी देवता का अवतार समझो उसे। महाराजा साहब से जाकर बोला, अभी बेगार बंद कीजिए वरना शहर में आफत आ जाएगी। राजा साहब की तो उसके सामने ज़बान बंद हो गई। साहब बगलें झांकने लगे, शेर है शेर, और वो बेगार बंद करा के रहता। राजा साहब को भागने की राह न मिली, सुना है घिघियाने लगे थे। मगर इसी बीच में दीवान साहब ने जाकर उसके देश निकाले का हुक्म दे दिया। ये सुनकर आंखों में खून इतराया, लेकिन बाप की बेइज्जती कैसे करता? ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए। ये बाप है या दुश्मन? वो कुछ भी है तो बाप ही। जय कृष्ण की माँ का नाम सुजाता था। बेटे की जिलावतनी उसके जिगर में बर्छियाँ चुभोने लगी। अभी तो जी खोलकर उससे बातें भी ना करने पाई थी। सोचा था इस साल ब्याह रचाएंगे, चुन्नी मुन्नी बहू घर में आएगी। इधर न बिजली पड़ी, न जाने बेचारा कहाँ गया, रात को कहाँ सोएगा। उसके पास रुपए भी तो नहीं है। गरीब पाँव पाँव भागता चला जाता था। दिल में ऐसा तूफान उठा कि घर और शहर छोड़ छाड़कर रियासत से निकल जाए। उन्हें अपना ओहदा प्यारा है, लेकर रखें। वो अपने लख्ते जिगर के साथ फाके करेगी, उसे आंखों से देखती रहेगी, लेकिन वो जाकर फरियाद करेगी। उन्हें भी ईश्वर ने बच्चे दिए हैं, माँ का दर्द भी माँ ही समझ सकती है। इससे पहले भी वो कई बार महारानी के कदम बोस हो चुकी थी। फौरन सवारी मंगवाई और महारानी के पास जा पहुंची। महारानी के तेवर आज बदले हुए थे, मुंह लटका हुआ था। राजा साहब की अकलीम दिल पर तूफान का राज न था, मगर वो वली अहद की माँ थी और ये गुरूर उन्हें महाराज से बेनियाज रखने के लिए काफ़ी था। बोली, बहन तुम्हारा लड़का बड़ा बदजबान है, ज़रा भी अदब नहीं। किससे किस तरह बात करनी चाहिए इसका उसे ज़रा सलीका भी नहीं। महाराज ने पहली बार ज़रा उसे मुँह लगाया तो अब की सर चढ़ गया। कहने लगा, बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के इस्तकबाल और मेहमानदारी की कोई तैयारी न कीजिए। इतनी समझ उसे नहीं है कि इस तरह हेकड़ी जताकर हम क्या घंटे गद्दी पर रह सकते हैं। फिर ये ख्याल भी तो होना चाहिए कि एजेंट का रुतबा क्या है। एजेंट बादशाह सलामत का कायम मकाम है, उसकी खातिर तवाज़ो करना हमारा फ़र्ज़ है। ये बेगार आखिर किस काम आएंगे? इसी मौके के लिए रियासत से उनको जागीरें मुकर्रर हैं। रियाया में ऐसी बगावत फैलाना कोई भले आदमी का काम है? जिस थाल में खाओ उसी में सुराख करो। महाराजा साहब ने दीवान साहब का लिहाज किया, वरना उसी वक्त उसे हिरासत में डाल देते। वो अब कोई बच्चा नहीं है, खासा जवान है, सब कुछ देखता और समझता है। सोचो, हाकिमों से बैर करें तो कितने दिन निबाह होगा। उसको क्या बिगड़ता है, 150 की नौकरी पा ही जाएगा। यहाँ तो रियासत तबाह हो जाएगी। सुजाता ने आंचल फैलाकर कहा, महारानी बजा फरमाती हैं, मगर अब तो उसकी खता मुआफ़ कीजिए। बेचारा शर्म और खौफ से घर नहीं गया, न जाने किधर निकल गया। हमारी ज़िंदगी का यही एक सहारा है। महारानी, हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। आंचल फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ, उसकी खता मुआफ़ कीजिए। माँ के दर्द को आपसे ज़्यादा कौन समझेगा? आप ही मेरे रंज का अंदाज़ा कर सकती हैं। आप महाराज से सिफारिश कर दें तो। महारानी ने बात काट कर कहा, क्या कहती हो सुजाता देवी? महाराज से उसकी सिफारिश करूं? आस्तीन में सांप पालूं? तुम किस मुंह से ऐसी दरखास्त करती हो? और महाराज मुझे क्या कहेंगे? मैं तो ऐसे लड़के का मुंह ना देखती, और तुम ऐसे कुपूत बेटे की सिफारिश के लिए आई हूँ। एक बदनसीब माँ क्या महारानी के दरबार से मायूस होकर जाएगी? ये कहते कहते सुजाता की आंखें आबगी हो गईं। महारानी का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, मगर वो महाराज के मिजाज से वाकिफ थीं। इस वक्त वो कोई सिफारिश न सुनेंगे, इसलिए महारानी को वादा कर
करके शर्मिंदगी की जिल्लत ना उठाना चाहती थीं। मैं कुछ नहीं कर सकती सुजाता देवी, सिफारिश का एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकाल सकती। मैं मजबूर हूँ। सुजाता आंखों में गुस्से के आंसू लाकर बोली, इसका मतलब ये है कि यहाँ मजलूमों के लिए फरियाद की कोई जगह नहीं है। महारानी को रहम देर में आता था, गुस्सा नाक पर रहता था। गर्म होकर बोली, अगर तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे आंसू पूछूंगी तो तुमने गलती की थी। जो कातिल हमारी जान लेने पर आदा हो उसकी सिफारिश लेके आना, इसके अलावा और क्या कहना है कि तुम इस जुर्म को खफीफ समझती हो। अगर तुमने उसकी हिम्मत का अंदाज़ा किया होता तो हरगिज़ मेरे पास ना आती। जिसने रियासत का नमक खाया है वो रियासत के एक बदख्वाह से हमदर्दी करे, ये खुद बहुत बड़ा जुर्म है। सुजाता भी गर्म हुई, जज्बाए मादरी मसलहत पर गालिब आ गई। राजा का काम महज अपने हुक्काम को खुश करना नहीं, रियाया परवरी की जिम्मेदारी भी उसके सर है। ये उसका मुकद्दम फ़र्ज है। उसी वक्त महाराज ने कमरे में कदम रखा। रानी ने उठकर उनकी ताज़ीम की। सुजाता घूंघट निकालकर सर झुकाए दम बखुद खड़ी रह गई। कहीं महाराजा साहब ने तो उसकी बात नहीं सुन ली। राजा ने कहा, ये कौन औरत तुम्हें राजों के फ़राइज़ की तालीम दे रही थी? रानी ने कहा, ये दीवान साहब की बीवी हैं। राजा ने मज़हका उड़ाते हुए कहा, जब माँ ऐसी ज़बान दराज है तो लड़का क्यों ना गुस्ताख और बागी हो। देवी जी, मैं तुमसे ये तालीम नहीं लेना चाहता। बेहतर हो कि तुम किसी से ये तालीम हासिल कर लो कि आका की जानिब उसके नमक ख्वारों के क्या फ़राइज़ हैं और जो नमक हराम हैं उनके सामने उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा साहब तैश के आलम में बाहर चले गए। मिस्टर मेहता जा ही रहे थे कि राजा साहब ने तुंद लहजे में पुकारा, सुनिए मिस्टर मेहता, आपके साहबजादे तो रुखसत हो गए, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ है कि गद्दारी के मैदान में आपकी देवी जी उनसे भी 2 कदम आगे हैं। बल्कि मैं तो महज ये कहूँगा कि ये रिकॉर्ड है जिसमें देवी की आवाज़ बोल रही है। मैं नहीं चाहता कि जो शख्स रियासत की जिम्मेदारियों का मरकज़ है उसके साये में रियासत के ऐसे बदख्वाहों को पनाह मिले। आप खुद इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। ये हरगिज़ बेइंसाफ़ी ना होगी अगर मैं ये ख्याल कर लूँ कि आपकी चश्मपोशी ने ही ये हालात पैदा किए हैं। मैं ये ख्याल करने में हक़ बजानिब हूँ कि आपने सरीहन नहीं तो किनायतन इन ख्यालात की तहरीक की है। मिस्टर मेहता अपनी जिम्मेदारी और आका परवरी पर यह हमला बर्दाश्त न कर सके। फ़ौरन मर्दाना तरदीद की कि मैं किस ज़बान से कहूँ कि इस मामले में हुजूर बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं बेकसूर हूँ और मुझे ये देखकर मलाल होता है कि मेरी वफादारी पर यूँ शुबहा किया जाए। महाराज ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, इसके लिए सबूत की ज़रूरत है दीवान साहब। क्या अभी सबूत की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है मैं सबूत दे चुका। नहीं, नए इंकिशाफात के लिए नए सबूत की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी देवी जी को हमेशा के लिए रियासत से रुखसत कर दें। मैं इसमें किसी तरह का उज़्र नहीं सुनना चाहता। लेकिन महाराज, मैं एक हर्फ नहीं सुनना चाहता। मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता? एक लफ्ज़ भी नहीं। मिस्टर मेहता यहाँ से चले तो उन्हें सुजाता पर बेहद गुस्सा आ रहा था। सबके दिमाग में न जाने क्यों ये खब्त समा गया है। जयकृष्ण तो खैर लड़का है, आजमूदाकार इस बुढ़िया को क्या हिमाकत सूझी। न जाने रानी से क्या क्या कह आई। मेरे ही घर में किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं, सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किस मुसीबत से मैं अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहा हूँ ये कोई नहीं सोचता। कितनी परेशानियों और नाकामियों के बाद ज़रा इत्मीनान से सांस लेने पाया था कि इन सब ने ये नई मुसीबत खड़ी कर दी। हक और इंसाफ का ठेका क्या हमने ले लिया है? यहाँ भी वही है जो सारी दुनिया में, गरीब और कमज़ोर होना जुर्म है। इसकी सज़ा से कोई नहीं बच सकता। बाज कबूतर पर कभी रहम नहीं करता। हक और इंसाफ की हिमायत इंसान की शराफत का जुज़्व है। बेशक इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह और सब लोग सिर्फ ज़बान से इसकी हिमायत करते हैं, क्या उसी तरह हम भी नहीं कर सकते? और जिन लोगों की हिमायत की जाए उनकी निगाह में कुछ इस हिमायत की कद्र भी तो हो। आज राजा इन्हीं मजलूम मजदूरों से ज़रा हंसकर बातें कर ले तो ये लोग सारी शिकायतें भूल जाएंगे और हमारी ही गर्दन कुशी पर आमादा हो जाएंगे। सुजाता की भवें चढ़ी हुई थीं। ज़रूर उसने महारानी साहिबा से बदज़बानी की होगी, खूब अपने दिल का गुबार निकाला होगा। ये ना समझी कि दुनिया में किस तरह इज्जत और आबरू के साथ बैठा जाए। इसके सिवा और हमें क्या चाहिए? अगर तकदीर में नेक नामी लिखी होती तो इस तरह दूसरों की गुलामी क्यों करता? लेकिन सवाल ये है कि उसको भेजूं कहाँ? मैके में तो ही नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं। अब मैं उसकी कहाँ तक फिक्र करूं? जहाँ जी चाहे जाए। वो इस गम और गुस्से की हालत में घर में दाखिल हुए। सुजाता अभी अभी आई थी कि मेहता ने पहुंचकर दिल शिकन अंदाज से कहा, आखिर तुम्हें भी वही हिमाकत सूझी जो उस लौंडे को सूझी थी? मैं कहता हूँ आखिर तुम लोगों को अक्ल कभी आएगी या नहीं? सारी दुनिया की इस्लाह का बीड़ा हम ही ने उठाया है। कौन राजा है जो अपनी रियाया पर जुल्म ना करता हो, उनके हुकूक ना पामाल करता हो? राजा ही क्यों, हम तुम दूसरों के हुकूक पर दस्तंदाजी कर रहे हैं। तुम्हें क्या हक है कि तुम दर्जनों खिदमतगार रखो और उन्हें ज़रा ज़रा से कसूर पर सजाएं दो?
हक और इंसाफ मुहम्मल लफ्ज़ हैं जिनका मसरफ इसके सिवा और कुछ नहीं कि चंद अक्लमंदों को शहादत का दर्जा मिले और बहुत से अहमकों को जिल्लत और रुसवाई का। तुम अपने साथ दबाए देती हो, हालांकि मैं तुमसे बार बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में महाराजा से परखाश ना करूँगा। हक की हिमायत करके देख लिया, पशेमानी और बर्बादी के सिवा कुछ हाथ ना आया। मैं साफ कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हिमाकतों का खमियाजा उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुजाता ने खुददारी की शान से कहा, मैं यहाँ से चली जाऊँ यही तो तुम्हारा मंशा है? मैं बड़ी खुशी से जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे जालिम की अमलदारी में पानी पीना भी गुनाह समझती हूँ। इसके सिवा मुझे और कोई सूरत नजर नहीं आई। मैं पोशीदा तौर पर तुम्हारे अखराजात के लिए रुपया भेजता रहूँगा। नहीं, मुझे तुम्हारे रुपए की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने रुपए जमा करना और बैंक का अकाउंट देख देख कर खुश होना। कौन जाने कहीं राज फाश हो जाएगी तो आकाए नामदार का कहर तुम्हारे ऊपर नाजिल हो जाएगी। मेरा लड़का और कुछ न कर सकेगा तो शाम तक नमक रोटी ले ही आएगा। मैं उसी में खुश होंगी। मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी आका परवरी कब तक निभती है और तुम कहाँ तक अपने ज़मीर का खून करते हो। मेहता ने हाथ मलकर कहा, तुम क्या चाहती हो कि फिर उसी तरह चारों तरफ ठोकरें फिरता फिरूं? सुजाता ने तंज के साथ कहा, हरगिज नहीं। अब तक मेरा ख्याल था कि उहदे और रुपए से अजीज तर भी तुम्हारे पास कोई चीज़ है जिसके लिए तुम ठोकरें खाना अच्छा समझते हो। अब मालूम हुआ कि तुम्हें उहदा और मुरव्वत अपने ज़मीर से भी ज़्यादा अजीज़ है। फिर क्यों ठोकरें खाओ? कभी कभी अपनी खैरियत का ख़त भेजते रहना, या उसके लिए भी राजा साहब की इजाज़त लेनी पड़ेगी। मेहता ने आका परवरी के जोश में कहा, साहब इतने जालिम नहीं है कि मेरे जायज़ हक में दस्तंदाजी करें। अच्छा, राजा साहब में इतनी इंसानियत है? मुझे तो एतबार नहीं आता। तुमने कहाँ जाने का इरादा किया है? जहन्नुम में। जिस वक्त सुजाता घर से रुखसत होने लगी तो मियाँ बीवी दोनों खूब रोए और एक तरह से सुजाता ने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि वाकई इस बेकारी के ज़माने में मेहता का यही तर्ज अमल मुनासिब था। सचमुच बेचारे कहाँ कहाँ मारे मारे फिरे। इस तरह शौहर से अलहदा होने से उसे रूहानी सदमा हो रहा था, और अगर मेहता ने झूठो इसरार कर लिया होता तो वो घर से बाहर पाँव ना निकालती। लेकिन उधर राजा साहब पल पल बाद दरियाफ्त कर रहे थे कि देवी जी गई या नहीं, और अब कदम पीछे हटाने के लिए कोई बहाना न था। पॉलिटिकल एजेंट साहब तशरीफ लाए, खूब दावतें खाईं, खूब शिकार खेले और खूब सैरिंग की। महाराजा साहब ने उनकी तारीफ की, उन्होंने महाराजा साहब की तारीफ की और उनके इंसाफ और रियाया परवरी और तंजीम की खूब दिल खोल कर दाद दी। मिस्टर मेहता की कारगुजारी ने तहसीन का खिराज वसूल किया। ऐसा वफाशियार और कारगुजार अफसर इस रियासत में कभी नहीं आया। एजेंट साहब ने एक घड़ी उन्हें इनाम में दी। अब राजा साहब को कम अज कम 3 साल के लिए फरागत थी। एजेंट उनसे खुश था। अब किस बात का गम और किसका खौफ? अय्याशी का दौर दौरा इन्हिमाक के साथ शुरू हुआ। नित नए हसीनों की बहम रसानी के लिए खुफिया खबर रसानी का एक महकमा कायम किया गया और उसे ज़नाना तालीम का नाम दिया गया। नई नई चिड़ियाँ आने लगीं, कहीं तखवीफ काम करती थीं, कहीं तहरीस और कहीं तालीफ। लेकिन ऐसा मौका भी आया जब इस तालीफ की सारी इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें नाकाम हुईं और खुफिया महकमे ने फैसला किया कि इस नाजनीन को उसके घर से बाज़ब्र उठा लाया जाए, और इस खिदमत के लिए मेहता साहब का इंतखाब हुआ, जिससे ज़्यादा जान निसार खादिम रियासत में दूसरा न था। उनकी जानिब से राजा साहब को कामिल इत्मीनान था। कमतर दर्जे के अहलकार मुमकिन है रिश्वत लेकर शिकार छोड़ दें या इफ्शाए राज कर बैठें या अमानत में खयानत। मिस्टर मेहता की जानिब से किसी किस्म की बेउनवानी का अंदेशा न था। रात को 9 बजे चौबदार ने उनको इत्तला दी। अन्नदाता ने याद किया है। मेहता साहब जब ड्योढ़ी पर पहुंचे तो राजा साहब बागीचे में चहलकदमी कर रहे थे। मेहता को देखते ही बोले, आइए मिस्टर मेहता, आपसे अहम मामले में मशवरा लेना है। कुछ लोगों की राय है कि आपका मुजस्समा इस बाग के वस्त में नस्ब किया जाए, जिससे आपकी यादगार हमेशा कायम रहे। आपको गालिबन इसमें कोई एतराज़ न होगा। मेहता ने बड़े इनकिसारी के साथ कहा, ये अन्नदाता की गुलाम नवाजी है। मैं तो एक ज़रा नाचीज़ हूँ। मैंने लोगों से कह दिया है कि इसके लिए फ़ंड जमा करें। एजेंट साहब ने आपकी जो ख़त लिखा है उसमें आपको ख़ास तौर से लिखा है। ये उनकी गरीब परवरी है। मैं तो अदना खादिम हूँ। राजा साहब एक लम्हा तक सिगार पीते रहे, तब इस अंदाज से बोले गोया कोई भूली बात याद आ गई। तहसील खास में एक मौजा जगनपुर है, आप वहाँ कभी गए हैं? मेहता ने मुस्तैदी से जवाब दिया, हाँ अन्नदाता, एक बार गया हूँ। वहाँ एक मुतमव्विल साहूकार है, उसी के दीवान खाने में ठहला था। माकूल आदमी है। हाँ, जाहिर में तो बहुत अच्छा आदमी है, मगर दिल का निहायत खबीस। आपको मालूम है महारानी साहिबा की सेहत बहुत ख़राब होती जाती है और अब मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। राजाओं का ये आम वतीरा है कि किसी न किसी हीले से रोज़ नई नई शादियाँ करते रहते हैं। मैंने इस हवस परवरी से हमेशा एतराज़ किया है और अब तक बड़ी तनदही से रानी साहिबा का इलाज कराता रहा, लेकिन उनकी हालत रोज़ बरोज़ गिरती जाती है
और अब मैं मजबूर हो गया हूँ। एक लड़की भी तजवीज़ की है जो हर एतबार से रानी साहिबा बनने के काबिल है। वो उसी साहूकार की लड़की है। मैं एक बार उधर से गुजर रहा था तो मैंने उसे खिड़की से झांकते हुए देखा था। मुझे मान ख्याल आया कि अगर ये हसीना रानीवास में आ जाए तो मेरी उम्र दराज हो जाएगी। मैंने खानदान के आदमियों से इस बारे में सलाह की और उस साहूकार के पास पैगाम भेज दिया, मगर उसे मुफसिदों ने कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो किसी तरह राजी नहीं होता। कहता है कि लड़की की शादी हो चुकी है। मुझे यहाँ तक मालूम हुआ है ये उसकी बहाना साजी है, लेकिन बिलफर्ज उसकी शादी भी हो चुकी हो तो राजा होने की हैसियत से मेरा हक नायक है और फिर मैं हर किस्म का तावान भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो मुफसिद बराबर इनकार किए जाता है। मुझे उस लड़की का हर वक्त ख्याल रहता है। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि अगर नाकाम रहा तो शायद जाबर न हो सकूंगा। अंदेशा ही नहीं, ये इस किस्म का यकीनी अम्र है। आपको भी शायद इस किस्म का कभी तजुर्बा हुआ हो। नहीं, ये समझिए कि ख्वाब हरान है। हमेशा उसी की याद में महव रहता हूँ और ऐसी हालत में मुझे आपके सिवा कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आया जो इस मसले को हल कर सके। आप जानते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मैं चाहता हूँ आप थोड़े से मोतबर आदमियों को अपने साथ लेकर जाएं और उस हसीना को राजी करके लाएं। खुशी से आए खुशी से, जब्र से आए जब्र से, इसकी परवाह नहीं। रियासत का मालिक हूँ। इसमें जिस चीज़ पर मेरी नज़र हो उस पर किसी दूसरे शख्स का कानूनी या इखलाकी हक नहीं हो सकता। बस ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है और आपकी खुश तदबीरी से मेरी ज़िंदगी बच गई तो आप हमेशा रियासत के मोहसिनों में शुमार किए जाएंगे। और मिस्टर मेहता की मुद्दत से मुंजमद खून में यकायक उबाल आया। बोले, आपका मंशा है मैं उसे किडनैप कर लाऊं? राजा साहब ने उनके तेवर देखकर तबस्सुम से कहा, हरगिज़ नहीं, मैं तो आपको अपना मोतमिद सफ़ीर बनाकर भेजता हूँ। हुसूल मकसद के लिए आपको हर मुमकिन तदबीर से काम लेने का इख्तियार है। मिस्टर मेहता का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझसे ये कमीना फेल नहीं हो सकता। किसी हसीना से शादी की दरख्वास्त कमीना फेल है? जबरी अगवा बेशक कमीना फेल है। आप अपने होश में हैं? खूब अच्छी तरह। मैं आपको खाक में मिला सकता हूँ। अगर आप मुझे खाक में मिला सकते हैं तो मैं भी आपको खाक में मिला सकता हूँ। मेरी नेकियों का यही सिला, नमक हराम। आप अब एहतराम की हद से आगे बढ़ते जाते हैं राजा साहब। मैंने अब तक ज़मीर का खून किया है और आपके हर एक जा और बेजा हुक्म की तामील की है, लेकिन ज़मीर फरोशी की भी हद होती है जिसके आगे कोई भी जी होश आदमी नहीं जा सकता। आपका फेल एक राजा के शायाने शान नहीं है और इसमें जो शख्स इयानत करे वो काबिल गर्दन जनी है और मैं ऐसे फेल पर लानत भेजता हूँ। ये कहकर वो घर आए और रातों रात सामान्य सफ़र दुरुस्त करके रियासत से निकल गए, मगर इससे कबल इस मामले का कच्चा चिट्ठा एजेंट के नाम भेज दिया। अगर आपको रियासत का दीवान जैसी प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बेहतरीन रचनाएं हम आपके लिए नियमित रूप से लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि साहित्य का ये संदेश और दूर तक पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ।